दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी से आपको मिलती रहें। और कमेंट्स देना मत भूलिएगा क्योंकि आपके कमेंट्स जो हैं वो हमारे लिए बहुत अहम होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 24 सितंबर 2020 और जुमेरात का दिन है। दोस्तों, पाकिस्तान में सियासी जमातों और ख़ास तौर पर PMLN और पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट, जिसका गालिब हिस्सा पाकिस्तान की फ़ौज पर मुश्तमिल है, उसके दरमियान एक मुहाज़ाराई की कैफियत जारी है। इस हवाले से PMLN का मौक़िफ़ है कि फ़ौज को सियासत में किसी किस्म की मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान की 70 साल तारीख़ इस बात की गवाही देती है कि पाकिस्तान की सियासत में इस्टेब्लिशमेंट को हमेशा एक गलबे की हैसियत हासिल रही है और हमेशा एक गालिब ताकत रही है। उसकी वजह बड़ी सिंपल है कि पाकिस्तान जब मार्ज़ वजूद में आया तो यहाँ की सियासी क़ुव्वतें जो थीं वो बहुत कमज़ोर थीं, क्योंकि पाकिस्तान के जितने बड़े लीडर हैं जिनका ताल्लुक़ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से था, उनके तमाम का ताल्लुक़ इस खित्ते से नहीं था, बल्कि पंजाब के चंद लीडरों को छोड़कर बाकी जो तमाम लीडरशिप थी वो गैर मुनक़्क़म हिंदुस्तान से हिजरत करके यहाँ आई थी और सियासी तौर पर उनके कोई रूट्स यहाँ पर मौजूद नहीं थे। उसका मंतकी नतीजा ये निकला कि यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट को, ख़ास तौर पर पाकिस्तान की फ़ौज को दिन ब दिन उसके असर व रसूख में इजाफ़ा होता गया। और फिर उसके अलावा एक और बात भी है कि पाकिस्तान की सियासी जमातों ने बाद भी कभी अपने आप को इस तौर पर मुनज़्ज़म करने की ज़रूरत महसूस नहीं की कि वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में और हर की पॉलिसी साजी में और हतमी जो पॉलिसियाँ हैं उनमें कोई मरकज़ी किरदार अदा कर सकें। अभी आप देखें, जब पाकिस्तान DGISPR ने इस हवाले से बयान दिया कि नवाज शरीफ के एक साथी मोहम्मद ज़ुबैन ने, जो साबिक़ गवर्नर सिंध भी हैं, उन्होंने मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ के हवाले से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकातें की, तो उससे पहले मरीम नवाज़ अपने एक इंटरव्यू में, जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी पर आई थी, तो उन्होंने कहा कि सियासत में फ़ौज की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए और इस हवाले से जो भी फ़ैसले हैं वो GHQ के बजाय पार्लियामेंट में होने चाहिए। अब GHQ में या ISI के मेस में जो मुलाकात हुई थी पार्लिमानी लीडरों से, उसमें बुनियादी तौर पर जो मरकज़ी इशू था वो गिलगित बल्तिस्तान का था कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि उसको मुस्तक़बिल में एक प्रोविजनल सूबे की हैसियत दे दी जाए। अब इसी एक नुक्ते से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट क्या काम करती है। इस्टेब्लिशमेंट किसी भी मुल्क की ज़रूरियात के मुताबिक एजेंडा सेट करती है। अब इसी इशू को ले लें कि अगर फ़ैसले सियासी क़यादत ने करने हैं तो पाकिस्तान की मौजूदा सियासत क़यादत या 2 साल पहले जो PMLN की हुकूमत थी उसने GB के हवाले से ऐसा फ़ैसला क्यों नहीं ले सकी, या वो इस तजवीज़ पर कभी गौर क्यों नहीं कर सकी। इस्टेब्लिशमेंट का काम ही यही है कि वो पाकिस्तान मुल्क की या रियासत की ज़रूरतों को मद्देनज़र रखते हुए मुस्तक़बिल के फ़ैसले करें, और इसका ताल्लुक़ माजी से भी होता है, हाल से भी होता है और मुस्तक़बिल से भी होता है। अब अगर GB के मामले पर डिस्कशन के लिए फ़ौज के लोग, आर्मी चीफ और DGISI आपको बुला रहे हैं और आपको ब्रीफिंग दे रहे हैं कि इन मामलात की वजह से GB का पाकिस्तान का एक प्रोविजनल सूबाई सही के तौर पर आना बहुत ज़रूरी है, उसकी सबसे एक अहम वजह तो यह है कि CPEC जो पाकिस्तान के मुस्तक़बिल हवाले से, पाकिस्तान की मईशत के हवाले से एक अहम किरदार बल्कि मरकज़ी हैसियत रखता है, उसकी बेस ही गिलगित बल्तिस्तान है। अब इस हवाले से अगर आप देखें तो इस इशू पर सोचना तो चाहिए सियासी क़यादत को, क्योंकि अगर आपकी ये ख्वाहिश है कि आप इस मुल्क को लीड करना चाहते हैं और यहाँ की लोगों की रहनुमाई करना चाहते हैं, तो फिर आपको इस नहज पर सोचना भी होगा। आपको ये अपने अंदर सलाहियत और काबिलियत भी पैदा करनी होगी कि आप इस मुल्क को लीड कर रहे हैं और इस मुल्क की पॉलिसियों और इस मुल्क को बेहतर तौर पर समझते हैं और उसकी ज़रूरतों को समझते हैं। लेकिन ये काम कौन कर रहा है? इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट, जो कि इस्टेब्लिशमेंट का हकीकी किरदार भी होता है। अगर हकीकी के वहाँ पर, अब अगर मुझे ये बताएं कि फ़र्ज़ करो जैसे मरियम बीबी ने कहा कि पाकिस्तान के फ़ैसले पार्लियामेंट में होने चाहिए और जिसने आना है वो पार्लियामेंट में आए, उनके आने से मुराद ये थी कि अगर GHQ या पाकिस्तान की आर्मी इसमें कोई पार्टिसिपेट करना चाहती है या ज़रूरत महसूस करती है तो पार्लियामेंट में आए। अब हकीकत ये है कि आप कहीं भी बैठे हों,
आप चाहे ISI के मेस में बैठे हों, चाहे आप पार्लियामेंट के किसी कमेटी रूम में बैठे हों, तो बात तो उसी की तस्लीम की जाएगी जिसके पास दलील है और जिसके पास मंसूबा है, जिसके पास प्लानिंग है। और अगर आप कहीं चाहे किसी चौक में बैठे हों, लेकिन अगर आपके पास कोई मंसूबा नहीं है तो आप उसको आपकी बात को कैसे मनवा सकते हैं। और यही बात है कि इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आर्मी कहीं भी आकर इस मौजूदा सूरत हाल में लीड कर, मौजूदा सूरत हाल में कहीं भी आकर बैठे सियासी रहनुमाओं के साथ हतमी जो मंसूबा या हतमी जो बात है वो आर्मी की ही तस्लीम की जाएगी। और फ़ौज में ये सलाहियत ऐसे ही पैदा नहीं होगी। फ़ौज के पास इस हवाले से अदारे मौजूद हैं, उनको मुख्तलिफ़ नौइयत के कॉलेजेस हैं, उनके पास डिफेंस यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा फ़ौज के अंदर मुख्तलिफ़ ऐसे फोरम और थिंक टैंक्स हैं जहाँ पर मुल्क की तमाम शोबों के हवाले से डिस्कशंस होती रहती हैं और इन डिस्कशन के नतीजे में जो फ़ौज की लीडरशिप है वो इन तमाम अमूर के हवाले से तैयार होती है। अब खुद मोहम्मद ज़ुबैर जो हैं, उन्होंने अपने कल के इंटरव्यू में जब वो इन मुलाकातों के हवाले से बात करने के लिए मीडिया पर आए तो उन्होंने तस्लीम किया कि हमारी 4-5 मिनट की जो आर्मी चीफ़ के साथ मुलाकात थी उसमें 1.5 घंटा मईशत पर बात हुई। अब आप मुझे ये बताएं कि आम आदमी जो है वो 1.5 घंटा सिर्फ मईशत पर बात कर सकता है और मुल्क की मईशत जो इस वक्त बैठ चुकी है और उसकी ज़रूरतों के हवाले से बात कर सकता है। अब ये तो मुझे भी पता है कि पाकिस्तान की मईशत बैठ चुकी है, आम आदमी को भी पता है कि पाकिस्तान की मईशत बैठ चुकी है, लेकिन वो 1.5 घंटा पाकिस्तान की मईशत को बहाल करने के हवाले से गुफ्तगू नहीं कर सकता, उसकी ज़रूरतों के हवाले से गुफ्तगू नहीं कर सकता। ये 1.5 घंटा महज मईशत पर वही आदमी गुफ्तगू कर सकता है जिसको मईशत के बारे में नॉलेज है। अब इसके मुकाबले में पाकिस्तान की सियासी जमातें जो हैं, आप उनका आप जायज़ा ले लें। पाकिस्तान की सियासी जमातें दरअसल बाअसर लोगों के ग्रोह हैं, वो PMLN के नाम से हो, वो पीपल्स पार्टी के नाम से हो, PTI के नाम से हो, ये तमाम लोग बाअसर लोग हैं जो इन लोग जमातों में शामिल हो गए और ये बाअसर ग्रोह हैं। इन्होंने कभी भी तंजीम की या पार्टी की शक्ल इख्तियार ही नहीं की। मसलन PMLN जो पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई लड़ने निकली है, इसके अंदर कितने थिंक टैंक्स मौजूद हैं, इसके अंदर कितने अदारे मौजूद हैं, इन पर जहाँ मुल्क की ज़रूरतों के हवाले से और लीडरशिप तैयार करने के हवाले से बातचीत होती हो या लीडरशिप को चलो अपडेट करने के हवाले से बात होती हो या कारकुनों की तरबियत के हवाले से बात होती हो। यही यार PTI का है कि PTI के पास बहुत ज़्यादा टाइम था, उनको पता था कि हमने आइंदा इक़्तिदार में आना है, लेकिन उन्होंने इस इक़्तिदार के हवाले से पार्टी के अंदर कोई भी अदारे नहीं बनाए, महज बातें थी, नारे थे। और जब पार्टियों की ये सूरत हाल हो कि वो अपनी सलाहियत और काबिलियत को नहीं बढ़ाएंगे और लीडरशिप को अपडेट करने की कोई फोरम मौजूद नहीं होंगे, तो आप बताएं कि ऐसी लीडरशिप जो है वो उस फौजी क़यादत का मुकाबला कैसे करेगी जो रोज़ इस मराहल से गुजरते हैं। अब आर्मी चीफ़ को तो रोज़ मुख्तलिफ़ नीयत की ब्रीफिंग्स दी जाती हैं और वो मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम्स में शिरकत करता है। यहाँ जो पार्टी के लीडर्स हैं वो इस तरह के कितने प्रोग्रामों में शिरकत करते हैं और अपने आप को अपडेट रखने के लिए क्या करते हैं। हमारे बहुत से लीडर्स जो हैं उन्होंने कभी को निसाब के अलावा, कॉलेज यूनिवर्सिटी के अलावा उन्होंने कभी को किताब नहीं पढ़ी होगी, और कितने हैं जो कभी कॉलेज यूनिवर्सिटी गए हैं। ये मैं आम लीडरों की बात नहीं कर रहा, बल्कि वो लीडर भी जो बाहर कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड या बहुत बड़ी यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों से पढ़ के आए हैं पाकिस्तान का, उनका भी ऐसा ही हाल होता है। वो यहाँ की जो रवायती सियासत है जिसका इल्म से कोई ताल्लुक़ नहीं है उसका शिकार हो जाते हैं। दूसरी तरफ वो है जिनसे ये लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, वो रोज़ अपनी सलाहियत और अपनी काबिलियत को बढ़ाने के लिए, अपडेट करने के लिए उसमें मसरूफ़ रहते हैं। अब यहाँ पर ये बात, एक सवाल पैदा हो सकता है कि अगर ये सारे काम इस्टेब्लिशमेंट के करने के होते हैं तो फिर पार्लियामेंट क्या करती है। ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है। पार्लियामेंट, सारी दुनिया की पार्लियामेंट जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के जो एजेंडा होता है मुस्तकबिल के हवाले से या हाल के हवाले से, मुल्क की ज़रूरियात के हवाले से, उस एजेंडे को कानूनी शक्ल देती है, यानी उस पर कानून की मुहर लगाती है। जब तक इस्टेब्लिशमेंट का एजेंडा पार्लियामेंट में नहीं आएगा वो कानून की शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता, और जब तक वो कानून की शक्ल इख्तियार नहीं करेगा वो माशरे के लिए काबिल कबूल नहीं होगा। और यही पार्लियामेंट का काम है। और माशाल्लाह हमारे जो सियासी लीडर हैं वो कानून की नज़ाकतों को भी नहीं समझते। अब इन पार्टियों के अंदर कितने लीडर हैं जो ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। कहने को तो जो बहुत से पार्टियों के लीडर हैं जो 5-5, 6-6 दफ़ा, 4-4 दफ़ा पार्लियामेंट के रुकन बन चुके हैं, लेकिन ड्राफ्टिंग नहीं जानते, कानून नहीं जानते। यही वजह कि हमारे सियासी लोग जो हैं ये महज हाथ खड़ा करके वोट देते हैं। इनको पता भी नहीं होता कि कानून क्या है और कानून कौन सा मंजूर हो रहा है, सिवाय पार्टी के 2-4 लोगों को जिनका ताल्लुक या वास्ता कानून से रहता है। इसके अलावा किसी को नहीं पता होता। यानी कानून साजी के हवाले से ही सियासी जमातों को, लीडरों को नहीं पता होता कि कानून क्या है।
तो वो मुल्क के जो बाकी अमूर हैं उसमें किरदार कैसे अदा कर सकते हैं। ये फिर दूसरी बात यह है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है ये भी अकेली फ़ौज नहीं है, बल्कि इसमें मुल्क के तमाम बाअसर तबक़ात शामिल हैं। क्या इस मुल्क का बाअसर तबका सरमायादार नहीं है? क्या जागीरदार नहीं है? क्या इस मुल्क का मीडिया बाअसर नहीं है? क्या इस मुल्क के दूसरे जो शोबे हैं उनमें क्या बाअसर लोग मौजूद नहीं हैं? क्या वो कोई राय नहीं रखते या कोई राय नहीं देते? क्या इस मुल्क के बिजनेसमैन आर्मी चीफ से जाकर नहीं मिलते? क्या उनको अपनी राय नहीं देते? और यहाँ के जो पार्टियां हैं वो बिजनेसमैनों या कारोबार के हवाले से कितने संपोजियम या कितने सेमिनार्स करवाते हैं, या अपने कारकुनों को या लीडरों को माशी हवाले से अपडेट करने के लिए क्या करते हैं? क्योंकि आज की ज़रूरत तो मईशत है। अब जिसको मईशत चलानी आती है वही असल में लीडर है, वही असल में सियासी जमात है, वही असल में किसी कौम की क़यादत है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि आप अगर जब तक जो बात उसी की तस्लीम होगी जिसके पास काबिलियत और सलाहियत है, जिसको मुस्तकबिल की ज़रूरतों का नॉलेज है, इसके अलावा किसी की चीज़ की कबूल नहीं हो सकती। अब दूसरी बात यह भी है, अब इन सियासी पार्टियों का अंदाज़ा लगा लें। इन सियासी पार्टियों के अंदर कौन सी सियासी पार्टी है जिसके अंदर फ़ौज के लोग मौजूद नहीं हैं? साबिक रिटायर्ड जनरल मौजूद हैं, जर्नलों की औलादें मौजूद हैं। खुद मुस्लिम लीग नून शायद सबसे ऐसी पार्टी हो जिसके अंदर सबसे ज़्यादा फ़ौजी और औलाद के मौजूद हैं। मोहम्मद ज़ुबैर भी तो एक साबिक जनरल के बेटे हैं, और इसी ताल्लुक़ की वजह से वो पार्टी में इतनी बासर हैसियत रखते हैं कि उनको गवर्नर सिंध भी बनाया गया। हालांकि गवर्नर सिंध बनाए जाने के वक्त भी पार्टी के अंदर बहुत से लोगों को इस पर तहफ़्फ़ुज़ात थे, क्योंकि उनसे सीनियर लोग मौजूद थे। ख़ास तौर पर मुशाहिदुल्लाह खान वगैरह जो लोग थे, इनको ये तहफ़्फ़ुज़ात थे कि हमारी पार्टी के लिए कुर्बानियाँ भी ज़्यादा हैं और हम सीनियर भी हैं, लेकिन हमें नहीं बनाया गया। लेकिन ये मोहम्मद ज़ुबैर का यही बैकग्राउंड था जिसकी वजह से उनको गवर्नर सिंध बनाया गया था। इसके अलावा एक और चीज़ भी है कि पाकिस्तान वाहद मुल्क नहीं है जिसकी कैबिनेट के अंदर या जिसकी पॉलिसी साज़ अदारों में फ़ौजी मौजूद हैं। अमेरिका वो मुल्क है, अब उसकी कोई कैबिनेट उठा के देख लें, हर सदर की कैबिनेट में 3, 4, 5 फ़ौजी ज़रूर होंगे, बल्कि सबसे ज़्यादा फ़ौजी पर किसी अगर कैबिनेट में आते हैं तो अमेरिकी कैबिनेट होती है। अब मौजूदा जो सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी कैबिनेट में अब देख लें कितने फ़ौजी हैं। माइक पोम्पियो जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो ख़ुद एक साबिक़ फ़ौजी हैं, बल्कि CIA के सरबराह भी रहे हैं। जनवरी 2017 से अप्रैल 2018 तक वो CIA के सरबराह रहे हैं, और इसी के बाद उनको वज़ीर ख़ारजा बनाया गया, क्योंकि CIA के सरबराह के तौर पर उनके अंदर जो काबिलियत और सलाहियत और जो मालूमाती सतह पैदा हुई वो किसी और पर मौजूद पैदा नहीं हो सकती थी। अब इंडिया में देख लें, उनके जो बड़े बड़े लोग हैं, मुशीर कौमी सलामती हैं या वज़ीर ख़ारजा हैं, या वो जो सारे लोग किसी न किसी हवाले से कौमी सलामती या फिर सिक्योरिटी के अदारों से वाबस्ता रहे होते हैं, और उनके हवाले से वो अपडेट होते हैं और उनका नॉलेज होता है, जिसकी बिना पर फैसले करना आसान हो जाता है। और अदारों के साथ, ख़ास तौर पर जो सिक्योरिटी अदारे हैं, उनके साथ जो हम आहंगी एक इन अमूर को समझने वाले फ़र्द की हो सकती है, वो किसी दूसरे की नहीं हो सकती। इसलिए किसी भी रियासत को चलाने के लिए इस्टेब्लिशमेंट का किरदार हतमी, कलीदी और अल्टीमेटली है कि उसके बाद वो कोई और इस तरह के फ़ैसले ले ही नहीं सकता जिस तरह किसी रियासत के बारे में इस्टेब्लिशमेंट लेती है। क्योंकि जब कोई रियासत वजूद में आती है तो उसके साथ ही इस्टेब्लिशमेंट वजूद में आ जाती है, और असल रियासत के मालिक अगर कहा जाए तो ये बेजा नहीं होगा कि असल रियासत की मालिक इस्टेब्लिशमेंट ही होती है, क्योंकि वो अपने फ़ैसलों की ज़िम्मेदार होती है। अब पाकिस्तान के अंदर आप ज़िम्मेदारी किस पे डालते हैं? यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट पे डालते हैं। कभी नून लीग ने, क्या नून लीग इस तरह के फ़ैसले करके क्या उसकी ज़िम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार होगी? नहीं तैयार होगी, क्योंकि सियासी लोग आते जाते रहते हैं और इस्टेब्लिशमेंट कभी नहीं बदलती। उसमें लोग बदलते हैं लेकिन तसलसल के साथ बदलते हैं, उसमें एक तसलसल होता है। सियासी जमातों में तसलसल नहीं होता। कोई सियासी जमात 20 साल इक़्तिदार में ना आए तो उसमें तसलसल कैसे आएगा? इक़्तिदार की पॉलिसियों पर कैसे तसलसल आएगा? असल में ये वो चीज़ें हैं जो इस्टेब्लिशमेंट को हतमी बनाती हैं और किसी मुल्क की ज़रूरत बनाती हैं। इसमें एक सोचने का सवाल ये है कि बाकी मुल्कों में या रियासतों में इस्टेब्लिशमेंट का ये किरदार क्यों नज़र नहीं आता? तो उसकी भी एक बहुत अहम वजह है, और सच पूछें तो इस्टेब्लिशमेंट का किरदार वहाँ भी लोगों को नज़र आता है, जो देख सकते हैं उनको नज़र आता है। लेकिन उनका पाकिस्तान में और उनमें एक फ़र्क है। एक तो फ़र्क ये है कि पाकिस्तान में फ़ौज बहुत लंबे अरसे तक खुद हुक्मरान रही है, उसका ताल्लुक़ भी यहाँ के इलाकाई, आलमी और पाकिस्तान के जो रीजनल
हालात हैं, यहाँ के ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, उसके हवाले उनका भी एक किरदार रहा है। लेकिन बहरहाल बाकी ममालिक में ऐसा नहीं रहा कि वहाँ पर फ़ौज बराह रास्त हुक्मरान रही हो। दूसरी बात यह है कि उन ममालिक में जैसे यूरोप है या हमारे हमसाये में इंडिया है, वहाँ पर सिविल अदारे काफ़ी मजबूत होते हैं। नतीजा ये निकलता है कि फ़ौज पस मंज़र में रहती है और पस मंज़र में रहकर काम करती है, वो पॉलिसियाँ देती है, पॉलिसियों में अपना हिस्सा डालती है, लेकिन वहाँ पर दूसरे अदारे भी बहुत मजबूत होते हैं। मसलन अगर आप इंडिया की बात करें तो वहाँ का सरमायादार जो है वो बहुत बाअसर है, क्योंकि वो वहाँ का नेशनलिस्ट सरमायादार है, यानी कौमी जहन रखने वाला सरमायादार है और अपने कौम के मफादात को और अपने मफादात को जहन में रखता है। लेकिन पाकिस्तान के हालात मुख्तलिफ हैं। पाकिस्तान में सिविल अदारे जो हैं उनको कभी मजबूत करने की तरफ तवज्जो नहीं दी गई। नतीजा ये है कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो उनके पास उसके पीछे छुप नहीं सकती, अपने आप को कैमोफ्लाज नहीं कर सकती, जबकि दूसरे ममालिक में फ़ौज जो है वो अपने कैमोफ्लाज कर लेती है। अब देखें कि अमेरिका में क्या CIA का वहाँ की पॉलिसियों में कोई किरदार नहीं है? क्या वहाँ का पेंटागन वैसे चुप करके बैठा रहता है, कोई काम नहीं करता? लेकिन और इस हवाले से मुझे याद आ रहा है कि जब सदर ट्रंप मौजूदा अमरीकी सदर जो हैं वो सदर बने और इनको मुख्तलिफ सदारत का हलफ उठाने से पहले मुख्तलिफ ब्रीफिंग्स दी गई, तो इन्होंने बड़ा एक ट्वीट किया था जो मुझे अभी तक याद है कि इसके बाद तो लगता है कि जैसे मेरे करने का कोई काम नहीं है। यानी अगर सब कुछ इन्होंने करना है, पेंटागन ने करना है, CIA ने करना है, तो फिर मैंने क्या करना है, मेरे करने का कोई काम नहीं। लेकिन बहरहाल वो सदर ट्रंप हैं, उन्होंने अपने करने के बहुत से काम ढूंढ लिए। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट या फ़ौज का जो कह लें एक सितम ज़रीफ़ी उसके साथ, या कि वो यहाँ पर सिविल अदारों के पीछे छुप नहीं सकती, साफ नज़र आती है। तो अगर आपने पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट का किरदार को कम करना है या उनको पस मंज़र में रखना है तो फिर आपको सिविल अदारे मजबूत करना पड़ेंगे और उनको पॉलिसियों में शराकतदार होने के काबिल बनाना होगा। वरना अदरवाइज़ अगर आप और सिविल अदारे की मजबूती का भी यही मतलब है तो मुख्तलिफ के जो मुल्की अमूर हैं उनमें अपना हिस्सा डालें। इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो और गुफ्तगू को पसंद आएगी। आइंदा वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अपना अपने लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।